Assalamu alaikum bachcho. I am here after a long break. I would be regular from today maybe. Okay, let's start the lesson. What is the heading? A truly beautiful mind. एक सच में खूबसूरत जहन, दिमाग. Okay. This lesson is a biography of a scientist. Who is it? It is Einstein. You know about him? Okay, no problem. If you don't know more about him, in this lesson, we will know about him in detail. Okay, let's start the lesson. Before you read, who do you think of when you hear the word genius? आप किसे सोचते हो जब आप सुनते हो वर्ड जीनियस के बारे में? जीनियस वर्ड जब सुनते हो तो आप किसके बारे में सोचते हो? क्या आता है आपके जहन में? हु इज़ अ जीनियस? कौन होता है जीनियस? व्हाट क्वालिटीज़ डू यू थिंक अ जीनियस हैज़? किस तरह की क्वालिटीज़ होती हैं जीनियस में? We shall now read about a young German civil servant who took the world from storm about 100 years ago. तो इस लेसन में हम लोग पढ़ेंगे एक युवा जर्मन सिविल सर्वेंट के बारे में, सिविल नागरिक के बारे में, जिन्होंने लगभग 100 साल पहले दुनिया को तबाही से, तूफ़ान से बचाया था, निकाल के लाया था. बच्चों, स्टॉर्म का मतलब होता है तूफ़ान. तो जो हवा वाली जो तूफ़ान होती है उसका सेंस यहाँ पे नहीं है, ठीक है ना. तो किसी के ज़िंदगी में जो परेशानी आती है उसको भी तो हम लोग तूफ़ान ही बोलते हैं ना. परेशानी को भी तो तूफ़ान के सेंस में बोलते हैं, तो यहाँ पे उस सेंस में है. इन द समर ऑफ 1905, तो 1905 की बात है, समर सीज़न है उस वक्त. द 26-year-old पब्लिश्ड इन क्विक सक्सेशन 4 ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर्स. तो 26 ईयर्स के जो थे, जिनका एज 26 ईयर था, उन्होंने पब्लिश किया था क्विक सक्सेशन, मतलब कि एक के बाद एक 4 पेपर्स को पब्लिश किए थे जो ग्राउंड ब्रेकिंग, मतलब कि पहले के जो रूल्स को, जो पहले का जो अब तक थ्योरी जो चलता था साइंस का, उसको तोड़ा गया था उसमें. मतलब पहले की जो फिलॉसफी थी वो उससे हट के इन्होंने अपनी फिलॉसफी दी थी. तो किस तरह की फिलॉसफी थी, किस सब्जेक्ट पे थी? अबाउट लाइट के बारे में थी. द मोशन ऑफ पार्टिकल्स. जो पार्टिकल्स कैसे कहते हैं बच्चों? जो छोटे छोटे कण होते हैं, छोटे छोटे, उर्दू में क्या बोलेंगे उसे, हिंदी में तो कण बोलेंगे, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं उनके मोशन, उनकी गति के बारे में. द इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ऑफ मूविंग बॉडीज़. जितने भी मूविंग बॉडीज़ होते हैं वो अपने आसपास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स डेवलप कर लेते हैं, उसके बारे में था. एंड एनर्जी, और एनर्जी के बारे में उन्होंने अपना पेपर पब्लिश किया था. His work took up only a few pages in scientific journals. तो बच्चों, आप लोग सुने ही होंगे कि साइंस में जो होता है बहुत ज़्यादा लिखना नहीं होता है, बस कुछ कंसेप्चुअल वर्ड्स और लाइंस देने होते हैं. तो उसी सेंस में है कि उनका जो जर्नल्स जो था वो बहुत कुछ ही पेजेस के थे. But changed forever our understanding of space, time and the entire cosmos. लेकिन वो थोड़े ही पेजेस जो थे वो अब तक के हमारे सोच को बदल के रख दिया था. जो हमारा सोच था स्पेस के बारे में, टाइम और इंटायर कॉस्मोस. यू नो कॉस्मोस मीन्स यूनिवर्स. पूरा हमारा जो निज़ाम है उसको बदल दिया था इनका जो थ्योरी जो आया हुआ था. And transform the name Einstein into a synonym for genius. तो उसके बाद से क्या हुआ कि जीनियस जो वर्ड है उसका सिनोनिम क्या हो गया? आइंस्टाइन हो गया. तो बच्चों, मतलब कि सिनोनिम तो आप समझते ही हो ना, जो उसका जो सेम मीनिंग निकल के आता हो. तो अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं कि अगर मैं एक वर्ड दूं उसके बारे में, उसका सिनोनिम आप सोचिएगा कि कौन सा इंसान जो है उसका सिनोनिम हो सकता है. तो आप ज़रा सोच के बताइए तो ज़रा मुझे. वो वर्ड है नॉन वायलेंस, मतलब कि अहिंसा. तो क्या वर्ड आया आपके जहन में बच्चों? महात्मा गांधी.
मुझे अच्छी तरह से मालूम है, मोस्टली बच्चों के जहन में आया होगा ये बात, क्योंकि मुझे मालूम है आप लोग शार्प माइंडेड हो। ओके, 50 ईयर्स आफ्टर हिज डेथ, उनके डेथ के 50 साल बाद अल्बर्ट आइंस्टाइन जीनियस स्टिल रेन्स। तो मौत के 50 साल बाद भी उनकी जो जीनियस है वह शासन में है, मतलब कि राज कर रही है, मतलब कि उनका फिलॉसफी जो है अब तक साइंस की दुनिया में चल रहा है, कायम है। अब यहाँ से हम लोग साइंटिस्ट के बारे में, उनकी पूरी लाइफ के बारे में जानेंगे। अल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज बोर्न ऑन 14 मार्च 1879 इन द जर्मन सिटी ऑफ उल्म। तो जर्मन के उल्म शहर में, जर्मनी के उल्म शहर में उनकी पैदाइश हुई थी, किसकी? अल्बर्ट आइंस्टाइन की 14 मार्च 1879 में। विदाउट एनी इंडिकेशन दैट ही वॉज दिस टाइम फॉर ग्रेटनेस। तो जाहिर सी बात है, छोटे बच्चे जो होंगे तो उनके अंदर कोई ग्रेटनेस का कोई शुरू से ही तो निशानी नहीं ना होगी। तो वैसे ही वो एकदम आम बच्चों जैसे ही थे शुरू में। ऑन द कंट्रारी, इसके अपोजिट, हिज मदर थॉट अल्बर्ट वॉज अ फ्रेक। उनकी माँ जो है, इसके अपोजिट उनकी माँ को ऐसा लगता था, जाहिर सी बात है माँ जितना समझेगी अपने बच्चों के बारे में उतना तो कोई नहीं समझेगा ना। तो वो दिखने में अपीयरेंस उनका बच्चों जैसा ही था, सभी जो जैसे बच्चे दूसरे बच्चे होते हैं वैसा ही अपीयरेंस वगैरह था, सब कुछ ऐसा था। लेकिन उनकी मदर को फिर भी लगता था कि ये थोड़े फ्रीक थे। तो फ्रीक का क्या मतलब होता है बच्चों? फ्रीक का मतलब होता है जो थोड़ा नॉर्मल से थोड़ा अलग हो, ओके ना। टू हर हिज हेड सीम्ड मच टू लार्ज। उन्हें ऐसा लगता था, उनकी मदर को ऐसा लगता था कि उनका जो सिर है वो कुछ ज़्यादा बड़ा है, नॉर्मल बच्चों से ज़्यादा बड़ा है। एट द एज ऑफ 2.5, मतलब कि 2.5 साल की उम्र में आइंस्टाइन स्टिल wasn't टॉकिंग। 2.5 साल की उम्र में भी वो अब तक बोलना नहीं शुरू किए थे। तो बच्चे आमतौर से 1.5 साल की उम्र में थोड़ा थोड़ा तुतली आवाज़ में बोलना शुरू कर देते हैं। 2 साल 2.5 साल तक की उम्र में अच्छी क्लैरिटी आ जाती है बोलने में। तो इनकी क्लैरिटी नहीं आई थी, बोलना नहीं शुरू किए थे। तो इट इज़ अ सीरियस मैटर ना। When he finally did learn to speak, जब उन्होंने फाइनली थोड़े और बड़े हुए तो मतलब कि एक होता है ना कि एक टाइम पे बोलना सीखना, एक जो टाइम पे नहीं सीखा एटलीस्ट थोड़ा बाद में भी तो सीखेगा ना। तो आइंस्टाइन थोड़ा लेट लर्नर थे स्पीकिंग के मामले में। तो वो फाइनली जब बोलना शुरू किए थे, ही अटर्ड एवरीथिंग ट्वाइस। तो हर एक चीज़ को वो 2 बार बोला करते थे। आइंस्टाइन डिड नॉट नो व्हाट टू डू विथ अदर चिल्ड्रन। उन्हें ये समझ में नहीं आता था कि दूसरे बच्चों के साथ कैसे रहा जाए, कैसे खेला जाए। मतलब ये तो एक सोशल इंस्टिंक्ट होता है ना, जैसे सभी बच्चे जो होते हैं सोशली तौर पे इंटरमिंगल हो जाते हैं ना बच्चों के साथ। तो इनके साथ एक ये चीज़ थोड़ी अलग थी, ये बच्चों के साथ घुल मिल नहीं पाते थे। उनको समझ में नहीं आता था कि बच्चों के साथ कैसे हैंडल करना है। एंड हिज प्लेमेट्स कॉल हिम वो ब्रदर बोरिंग। तो दूसरे जो बच्चे थे उनको क्या बोलते थे? ब्रदर बोरिंग कह के उनको चिढ़ाते थे। तो बच्चों हम लोग यहाँ से शो से शुरू करेंगे। पहले यहाँ बॉक्स का हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं, उसके बाद से फिर वहाँ से शुरू करते हैं। ऑटर नेगबर, द हिस्टोरियन ऑफ एंशियंट मैथमेटिक्स। तो ये जो एक ये मतलब कि एंशियंट मैथमेटिक्स हैं, ये क्या नाम है इनका? ऑटर नेगबर। इन्होंने क्या कहा था? टोल्ड द स्टोरी अबाउट द बॉय आइंस्टीन। तो जब आइंस्टीन जब लड़के थे, मतलब छोटे बच्चे थे, तो उनके बारे में एक स्टोरी सुनाते हैं ये मैथमेटिशियन, दैट ही कैरेक्टराइजेज एज अ लिजेंड बट दैट सीम्स फेयरली ऑथेंटिक। तो वो क्या कहानी सुनाते हैं? एज ही वॉज अ लेट टॉकर, जैसा कि वो शुरू से ही आप लोग को जानने में आ ही गया है कि उन्होंने बहुत ही लेट शुरू किया था बात करना। हिज पेरेंट्स वर वरीड। जाहिर सी बात है, बच्चे अगर बोलना नहीं शुरू करेंगे तो पेरेंट्स जो तो वरीड होंगे, चिंतित होंगे। एट लास्ट एट द सपर टेबल वन नाइट, एक दिन की बात है, सपर टेबल मतलब कि खाने की मेज पे एक रात, ही ब्रोक हिज साइलेंस टू से। आइंस्टाइन जो है वो साइलेंस को
तोड़ के कुछ बोले। क्या बोले? द सूप इज़ टू हॉट, ये जो सूप है वो बहुत ही गर्म है। तो बच्चों यहाँ पे लगे हाथ तो आप लोग टू का भी मतलब समझते चलो क्या होता है। वेरी का मतलब तो आप लोग जानते हो ना, वेरी का मतलब ज़्यादा, टू का मतलब भी ज़्यादा होता है, लेकिन वेरी और टू में थोड़ा फ़र्क है। टू का ये सेंस होता है कि इतना ज़्यादा है कि नहीं हो सकता, ठीक है ना। द सूप इज़ टू हॉट, मतलब कि सूप इतना गर्म है कि पिया नहीं जा सकता। ग्रेटली रिलीव्ड हिज पेरेंट्स, तो इतना सुनते ही बहुत ही सुकून मिला। रिलीव्ड हिज पेरेंट्स, बहुत ही सुकून मिला पेरेंट्स को कि चलो फाइनली बोला तो। आस्क व्हाई ही हैड नेवर सेड अ वर्ड बिफोर, तो पेरेंट ने उनसे पूछा, अपने बच्चे से पूछा कि इससे पहले तुमने एक भी वर्ड क्यों नहीं बोले थे अब तक। अल्बर्ट रिप्लाइड, तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या रिप्लाई किया? बिकॉज अप टू नाउ एवरीथिंग वॉज इन ऑर्डर, क्योंकि अब तक सभी चीज़ें ऑर्डर में चली आ रही थी, मुझे कुछ कंप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, इसीलिए मैं नहीं बोलता था, सब कुछ ऑर्डर में चलता था। क्या सेंस हुआ कहने का यहाँ बच्चों? कि उनको सूप जो है बहुत ज़्यादा गर्म लगा तो उन्होंने बोला। अगर सूप पीने के लायक गर्म रहता तो शायद वो यहाँ भी नहीं बोलते, ये भी सेंटेंस यहाँ पे नहीं बोलते। तो ये एक छोटी सी स्टोरी थी उनके बारे में। ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। सो द youngsters played by himself much of the time। तो ये जो आइंस्टाइन जो थे अपने लड़कपन के ज़माने में ये अब खुद ही खेला करते थे, क्योंकि इनको अच्छा नहीं लगता था दूसरे बच्चों की कंपनी में। दूसरे बच्चे इनको चिढ़ाते थे, बोरिंग ब्रदर बोरिंग बोल के चिढ़ाते थे, इसलिए ज़्यादातर खुद से ही अपना अकेले ही खेलते थे। तो अकेले कैसे खेलते थे भाई, ज़रा देखा जाए। ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज़, तो ये ख़ास तौर पे किस तरह के खिलौने को पसंद करते थे? मैकेनिकल, मैकेनिकल मतलब कि जिसमें वैसे टॉय जिसमें मोशन हो, मोशन वाले टॉयज़ तो आप लोग देखे ना, तो उस तरह के टॉयज़ इनको ज़्यादा पसंद थे। लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर, तो उनकी एक सिस्टर की भी पैदाइश हुई थी, माजा, जिसका क्या नाम था? माजा। ही इज़ सेड टू हैव सेड, तो उनके बारे में कहा गया कि वह क्या कहे थे अपनी सिस्टर को देख के? फाइन बट वेयर आर हर व्हील्स, ठीक है सिस्टर तो ठीक है, लेकिन इसके चक्के कहाँ हैं? अब देखो ये तो साइंटिस्ट वाला जहन तो इनका शुरू से था ना। अब इनको क्या लग रहा है कि जैसे बच्चों के बारे में क्या कहते हैं हम लोग कि बच्चे ऊपर से यहाँ आते हैं, माँ पापा के पास आ जाते हैं, तो उनको क्या लगा कि भाई ऊपर से आते हैं तो किसी से कोई या तो कोई विंग्स होना चाहिए या तो कोई चक्के होना चाहिए, आया किस तरह से भाई, किस तरह से आई? तो इनकी एक क्यूरियोसिटी थी शुरू से ही। अब कुछ लोग इसको बेवकूफ़ी समझे, क्यूरियोसिटी समझे, इट्स कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन द लिसनर। ओके, a headmaster once told his father that what Einstein chose as a profession would not matter। तो हेडमास्टर ने एक बार क्या कहा उनके फादर से कि आपका जो बेटा है वह क्या चूज़ करेगा फ्यूचर में, उसको एक अपने प्रोफेशन के तौर पे चलाने के लिए क्या चूज़ करेगा, वो कोई मैटर नहीं रखता। भाई क्यों नहीं मैटर रखता? बिकॉज ही विल नेवर मेक अ सक्सेस एट एनीथिंग, क्योंकि वह किसी भी चीज़ में सक्सेस हासिल नहीं कर सकता है। देखो हेडमास्टर जो है वह मतलब किस तरह की बातें बोला वो, कि आपका बेटा क्या चूज़ करेगा, मतलब कि क्या किस तरह का क्या बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, उसके लिए कौन सा सब्जेक्ट वो चूज़ करेगा, उसके लिए कोई मैटर नहीं रखता है, क्योंकि वो उसको सक्सेस मिलेगा ही नहीं। क्यों नहीं मिलेगा भाई, इस तरह से क्यों बोले वो? बहरहाल हम लोग आगे देखते हैं। आइंस्टाइन बिगेन लर्निंग टू प्ले द वायलिन एट द एज ऑफ 6। तो आइंस्टाइन जो है वह प्ले करना शुरू कर दिए थे किस एज में? 6 ईयर के ही एज में ही वह वायलिन जो है वो प्ले करना शुरू कर दिए थे। बिकॉज हिज मदर वांटेड हिम टू, क्योंकि ऐसा उनकी मदर चाहती थी। अब जाहिर सी बात है हेडमास्टर ने पापा से कहा होगा तो पापा ने अपनी वाइफ से यानी कि इनकी मदर से कहा ही होगा कि ऐसे ऐसे बोले। हो सकता है मदर ने सोचा हो कि चलो भाई वायलिन में ही कुछ अपना कैरियर बना ले फ्यूचर में, अभी से सीखे, ना कुछ कर सके तो कम से कम वायलिन से ही कुछ अपना अर्निंग कर ले। ही लेटर बिकम अ गिफ्टेड अमेच्योर वायलिनिस्ट, तो आगे चल के ये बहुत ही अच्छे वायलिन बजाने वाले वायलिन प्लेयर बने। अमेच्योर का मतलब क्या होता है बच्चों, जरा सा समझना। कोई हम लोग ऐसा काम करें जो हमारा, जिसमें हम अच्छे तो हों, स्किल्ड हों, बट वो हमारा प्रोफेशन नहीं हो, वो हमारा अर्निंग करने के लिए नहीं हो, ठीक है।
तो सिर्फ हम उसको जो शौकिया जो काम करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एमेचर। मेंटेनिंग दिस स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ, उन्होंने अपने इस स्किल को अपनी पूरी ज़िंदगी तक कायम रखा। होता है ना किसी किसी का, जैसे किसी का सिंगिंग होता है, तो इनका क्या था, टू प्ले वायलिन। बट अल्बर्ट आइंस्टीन वॉज नॉट अ बैड पपल, लेकिन अल्बर्ट आइंस्टीन जो थे वह बुरे शिष्य नहीं थे, स्टूडेंट नहीं थे। ही वेंट टू हाई स्कूल इन मुनिच, वह मुनिच के हाई स्कूल में उन्होंने पढ़ाई, मतलब वो गए वहाँ पढ़ाई किए। वेयर आइंस्टीन फाइनली हैड मूव्ड व्हेन ही वाज 15 months ओल्ड, और मुनिच वो कब चले गए थे, जब वह 15 मंथ के थे, तभी वो अपनी फैमिली के साथ चले गए थे। ही स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट, तो स्कूल में वो अच्छा ही मार्क्स, हर एक सब्जेक्ट में अच्छा मार्क्स हासिल करते थे। आइंस्टीन हेटेड द स्कूल्स रेजिमेंटेशन, तो इनको किस चीज़ से नफरत थी, स्कूल की किस चीज़ से नफरत थी, रेजिमेंटेशन। रेजिमेंटेशन का क्या मतलब होता है बच्चों, जैसे स्कूल में होता है ना कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन होता है, यहाँ नहीं जाना है, कोई बॉय है तो गर्ल को नोटबुक नहीं दे सकता है, मतलब कि एक दूसरे से बुक्स का लेन देन वो लोग नहीं कर सकते हैं। तो डिसिप्लिन खैर होना चाहिए, बट टू मच इज़ नॉट गुड। तो इस तरह का जो रेजिमेंटेशन था, बहुत ही ज़्यादा जो डिसिप्लिन था, वो चीज़ उनको पसंद नहीं थी स्कूल की। एंड ऑफन क्लैश्ड विथ हिज टीचर्स, और वो इस मैटर पे क्लैश कर जाते थे अपने टीचर्स से भी। एड मतलब कि थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट भी कर लेते थे अपने टीचर्स से। एट द एज ऑफ 15 साल की उम्र में आइंस्टीन फेल्ट सो स्टिफल्ड देयर दैट लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड, और अभी 15 साल के ही थे स्कूल में अपने, तभी उन्होंने अपने स्कूल को छोड़ दिया था। स्टिफल्ड का मतलब होता है दम घुटने का एहसास होना। जब उनको बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन अच्छी नहीं लगती थी, तो उनको कैसा फील होता था कि मैं खुल के सांस नहीं ले पा रहा हूँ, खुल के मुझे सुकून नहीं मिल रहा है, तो उस वजह से उन्होंने स्कूल ही छोड़ दिया। द प्रीवियस ईयर, पिछले साल, अल्बर्ट्स पेरेंट्स हैड मूव टू मिलान, पिछले साल ही अल्बर्ट्स के पेरेंट्स जो थे वह मिलान की तरफ रवाना हो गए थे। एंड लेफ्ट देयर सन विथ रिलेटिव्स, और अपने सन को रिलेटिव्स के पास, रिश्तेदारों के पास छोड़ दिए थे। आफ्टर प्रोलॉन्ग डिस्कशन, अब बहुत लंबी चौड़ी डिस्कशन के बाद क्या नतीजा निकलता है, आइंस्टीन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड इन अ सिटी वॉज मोर लिबरल दैन मुनिच। तो गार्जियंस के राय मशवरा से, डिस्कशन से क्या नतीजा निकलता है कि उनकी स्टडीज़ तो घर वहाँ पे छोड़ दिए थे, स्कूल छोड़ दिए थे, लेकिन आगे तो चालू रखना था ना, कंटिन्यू तो करना ही था। तो उनको फिर स्विट्ज़रलैंड के जर्मन स्पीकिंग स्कूल में उनको डाल दिया गया, और वहाँ का जो माहौल था वो थोड़ा सा लिबरल था। मुनिच में जो पढ़ते थे वहाँ के माहौल से थोड़ा लिबरल था, मतलब कि थोड़ी सी डिसिप्लिन में कमी थी वहाँ पे। Einstein was highly gifted in mathematics and interested in physics. आइंस्टीन जो थे वो क्या थे, मतलब कि मैथमेटिक्स में और फिजिक्स में बहुत ही ज़्यादा एकदम एक्सपर्ट थे, सुपर्ब थे। तो होता क्या है बच्चों, अगर पूछा जाए, अगर सर्वे किया जाए, तो 90% बच्चे बोलते हैं कि मुझे मैथमेटिक्स अच्छी नहीं लगती, मुझे फिजिक्स में प्रॉब्लम होती है। लेकिन ये दोनों जो टफ सब्जेक्ट हैं, डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट हैं, ये दोनों सब्जेक्ट इनको क्या था, इसमें ये काफ़ी एक्सपर्ट थे, अच्छे थे। एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल, और स्कूल ख़त्म करने के बाद, ही डिसाइडेड टू स्टडी एट अ यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिच। तो इन्होंने क्या डिसाइड किया कि स्कूल ख़त्म करने के बाद आगे की स्टडी जो है वो यूनिवर्सिटी, ज्यूरिच की यूनिवर्सिटी में करनी है। बट साइंस वाजंट द ओनली थिंग दैट अपील्ड टू द डैशिंग यंग मैन विद द वॉलरस मस्टैच। तो सिर्फ साइंस ही ऐसा चीज़ नहीं था जो इस डैशिंग युवा इंसान को अपील करता था। और देखो बच्चों, एक होता है ना, जैसे सुनते हो ना कि फ्रेंच कट, इसकी दाढ़ी जो है फ्रेंच कट है, तो कट तो इंसान किसी तरह का नाम दे देता है ना। तो यहाँ पे जो मूछ, यू नो, मॉस्टेच मूछ, तो इस शेप का जो मूछ होता है ना, इस तरह के शेप का, उसको बोलते हैं वॉलरस मॉस्टेच। तो वॉलरस जो होता है ना, एक वो सी एनिमल होता है, समुद्री घोड़ा भी बोलते हैं उसे। तो उस तरह के जो कट जो होते हैं
उसको वॉलरस मॉस्टेचेस बोलते हैं। तो इस तरह का इनका, जब देखो यहाँ पे आप लोग पिक्चर भी देख सकते हो, इट इज़ द पिक्चर ऑफ यंग आइंस्टाइन। और हम लोग तो खैर इसी पिक्चर से अब तक वाकिफ़ थे शुरू से, लेकिन जाहिर सी बात है ये बूढ़े हैं तो कभी तो जवान भी रहे होंगे ना। देखो कितने डैशिंग, एकदम यंग स्मार्ट हैं। तो अब यूथ में जब थे तो तब भी तो इनको साइंस पसंद ही था, लेकिन एक साइंस ही तो नहीं था जो इनको सिर्फ अपील करता था, और दूसरी चीज़ें भी अपील करती थी। अब क्या क्या अपील करती थी भाई, चलो ज़रा डिटेल में पढ़ते हैं हम लोग कि क्या क्या इनको, और क्या क्या इनको अपील करता था, क्या क्या भाता था इनको। He also felt a special interest in a fellow student. वह अपने ही फेलो स्टूडेंट मतलब कि क्लासमेट के साथ उनको एक स्पेशल इंटरेस्ट फील होने लगा। मिलेवा मैरिक, तो क्या नाम था उस स्टूडेंट का जिसके साथ इनको कुछ स्पेशल फील होने लगा, उसका क्या नाम था? मिलेवा मैरिक। whom he found to be a clever creature, जिसे ये क्या फील करते थे कि वह क्लेवर क्रिएचर है। भाई अब ये साइंटिस्ट हैं तो ये भी तो अच्छे खासे क्लेवर ही होंगे ना, तो जो क्लेवर होंगे तो उनको तो क्लेवर टाइप का ही कोई बंदा पसंद पड़ेगा ना, मतलब कि बंदी पसंद पड़ेगी। तो उनको कैसा लगता था कि मिलेवा मैलिक जो है वो क्लेवर टाइप की लड़की है। दिस यंग सर्ब had come to Switzerland because the university in Zurich was one of the few in Europe where women could get degrees. तो ये जो बच्ची मिलेवा मैरिक जो है वो स्विट्ज़रलैंड से आई थी जूरिच में यूनिवर्सिटी में एजुकेशन हासिल करने के लिए, क्योंकि उस ज़माने में भी, देखो हम लोग कितने साल पहले की बात कर रहे हैं, तो उस ज़माने में भी यूरोप में भी ऐसा कल्चर था कि कुछ ही जगह थी, कुछ ही यूनिवर्सिटीज़ ऐसी थी जहाँ पे वुमेंस को वुमेंस जो है वो एजुकेशन हासिल कर सकते थे। तो यहाँ से ये मिलेवा मैरिक भी एजुकेशन हासिल कर रही थी। आइंस्टाइन सॉ इन हर एन एली अगेंस्ट द फिलिस्टाइंस। तो आइंस्टाइन को उस लड़की के अंदर एक एली दिखता था। एली यू नो, फ्रेंड। तो फिलिस्टाइंस का क्या मतलब होता है बच्चों? देखो, फिलिस्टाइन का मतलब हु डू नॉट लाइक आर्ट, लिटरेचर और म्यूज़िक। तो ये लोग तो फिलिस्टाइन नहीं थे ना, मतलब इनको किस चीज़ से ज़्यादा लगाव था? साइंस से ज़्यादा लगाव था। इस वजह से दोनों ही साइंस के फील्ड के थे, तो दोनों में ही आपस में अट्रैक्शन हो गया। Those people in this family and at the university with whom he was constantly at odds. अब आप लोग तो शुरू में ही देखे थे कि ये जब बच्चे थे तो फ्रेंड्स के साथ भी ज़्यादा अपने इनके उम्र के जो बच्चे थे जिनके साथ ये खेला करते थे उनके साथ भी ये ज़्यादा फ्रेंडली नहीं थे। तो बाद में आगे चल के ये अकेले ही खेलना शुरू कर दिया मैकेनिकल टॉयज़ के साथ। तो यहीं पे ये बात फिर बोला जा रहा है कि अपने फैमिली में भी और यूनिवर्सिटी में भी बहुत, मतलब मोस्टली लोगों के साथ ये कॉन्स्टेंटली एट ऑड्स। मतलब ऑड्स का मतलब होता है यहाँ पे, वैसे ऑड का मतलब तो आप लोग मैथमेटिक टर्म है, जैसे होता है ना इवन नंबर और ऑड नंबर। तो ऑड का यहाँ पे सेंस है किसी के साथ तालमेल नहीं बैठना। तो इनका किसी के साथ तालमेल नहीं बैठता था। एक किसके साथ तालमेल बैठा है इनका? मिलेवा मैरिक के साथ। द कपल फेल इन लव। अब जाहिर सी बात है तालमेल सेट होगा, बैठेगा तो दोनों क्या होंगे? मोहब्बत में दोनों पड़ गए। लेटर्स सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इनटू वर्ड्स। अब दोनों के दरमियान क्या होता है कि लेटर्स का लेन देन शुरू हो जाता है और वो अपने अफेक्शंस जो हैं वो वर्ड्स में एक्सप्लेन करना शुरू कर देते हैं। मिक्सिंग साइंस एंड टेंडरनेस। और उनके लेटर्स में क्या किस चीज़ का मिक्सचर होता है? साइंस की भी कुछ बातें चलती हैं और कुछ नाजुक एहसासात की भी बातें चलती हैं। रोट आइंस्टाइन, हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी when we both have brought our work on relativity to a victorious conclusion. वह दिन मेरे लिए कितनी खुशी और गर्व का होगा जब हम लोगों का जो पेपर है, रिलेटिविटी का जो पेपर है, वह सक्सेस हो जाएगा, विक्ट्री उसको हासिल हो जाएगी जिस पे मिलके हम दोनों काम कर रहे हैं। तो बच्चों, तो यहाँ पे तो थोड़ी सी मोहब्बत के बारे में थोड़ी सी चर्चा हुई। आइंस्टीन को किससे मोहब्बत हो जाती है? मिलेवा मैरिक से। तो बच्चों आप लोग इतना ज़रा ध्यान में रखिएगा कि ये जो हम लोग बायोग्राफी जो पढ़ रहे हैं या जो भी लेसन हम लोग पढ़ रहे हैं, इसका जो बैकग्राउंड है वो यूरोप का है, यूरोपियन कल्चर का है, ठीक है।
तो वहाँ का है और आप लोग इंडिया से बिलोंग करते हो तो इंडियन कल्चर को ज़रा आप लोग को संभाल के रखना है, ठीक है ना। ये सब चीज़ों से कुछ हासिल नहीं होता है। फ्रेंडली रहिए, आप अपने क्लासमेट्स के साथ फ्रेंडली रहिए और फ्रेंडशिप का जो दायरा है उस दायरे में रहिए। ज़्यादा आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करिए क्योंकि इन सभी चीज़ों से बदनामी के सिवा कुछ नहीं हासिल होता है। ओके, क्या कहना चाहती हूँ मैं आप अच्छी तरह से समझ गए हैं क्योंकि आप तो हैं ही समझदार। ओके, लेट्स स्टार्ट। इन 1900 ईस्वी की बात है, एट द एज ऑफ 21, तो जब ये 21 साल की उम्र में थे, कौन? अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन वॉज अ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट एंड अनएम्प्लॉयड। तो 21 साल की उम्र में इन्होंने अपना ग्रेजुएशन बीएससी कंप्लीट कर लिया और उस वक्त ये अनएम्प्लॉयड थे, बेरोजगार थे। ही वर्कड एज अ टीचिंग असिस्टेंट। इन्होंने टीचिंग असिस्टेंट के तौर पे काम करना शुरू कर दिया। गिव प्राइवेट लेसन्स एंड फाइनली सिक्योर्ड अ जॉब इन 1902। तो वो उन्होंने प्राइवेट ट्यूशन भी देना शुरू कर दिया, प्राइवेट लेसन्स देना शुरू कर दिया, लेकिन फिर भी फाइनली अंततः वो जो है 1902 में जॉब उन्होंने सिक्योर कर ही लिया एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न में, जो कि जर्मनी में ही है। तो वहाँ पे उन्होंने एक टेक्निकल एक्सपर्ट का जॉब शुरू कर दिया पेटेंट ऑफिस में। While he was supposed to be assessing other people's invention, वहाँ पे इनका क्या काम था? जो दूसरे लोग इन्वेंशन करते थे उसको असेस करना रहता था, मतलब कि वो जो इन्वेंशन दूसरे लोग जो कर रहे हैं उसकी क्या एबिलिटी है, वो सही है गलत है, उसका कुछ नेगेटिव, उसकी नेगेटिविटी पॉजिटिविटी, उस पर वो सारा असेस करते थे। आइंस्टाइन वॉज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडिया इन सीक्रेट। तो इनका तो जहन जो था वो साइंटिफिक था ही शुरू से, तो इनके लिए तो ये जो काम था वो इनको तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया कि चलो भाई अपना जो थ्योरी है उसको भी डेवलप किया जाए। तो उस पर भी उन्होंने छुप के सीक्रेट आइडियाज़ इन सीक्रेट छुप के उस पर भी चुपके उन्होंने अपना काम करना शुरू कर दिया। ही इज सेड टू हैव जॉकिंगली कॉल्ड हिज डेस्क ड्रॉअर एट वर्क द ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स। तो वहाँ पे जो लोग दूसरे लोग काम करते थे वह मजाक में ही क्या कहते थे कि इसका जो डेस्क ड्रॉवर है, जो डेस्क है, डेस्क का जो ड्रॉवर है, दराज जो है, वह क्या है? थियोरेटिकल फिजिक्स का ब्यूरो है, एकदम भंडार है, खजाना है। वन ऑफ द फेमस पेपर ऑफ 1905 वॉज आइंस्टीन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो उनका जो फेमस पेपर जो था 1905 में जो इशू मतलब आया वो क्या किस चीज़ का थ्योरी था? रिलेटिविटी का थ्योरी था। तो बच्चों रिलेटिविटी क्या चीज़ होती है? वो साइंस का ये चैप्टर है, 9th क्लास में आप हो ही, तो मे भी साइंस में आप लोग को ये मिलेगा, उस वक्त आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। बहरहाल थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन मैं भी यहाँ पे दूंगी। अकॉर्डिंग टू विच टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट। तो इसके मुताबिक क्या है कि टाइम और डिस्टेंस जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब कि ये किसी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो अगर देख लो जैसे बच्चों कि अगर मान लो कि मैं एक लकीर खींच दूं और मैं बोलूं कि बताओ ये बड़ा है कि छोटा है, बोर्ड पे मैं एक लाइन खींच दूं, वर्टिकली एक लाइन खींच दूं और मैं किसी से बच्चे से पूछूं कि अच्छा बताओ बच्चों ये जो लकीर मैंने खींचा है ये बड़ी है कि छोटी है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे ना। कोई अगर सपोज कर लो कोई बोला ये लकीर छोटी है, तो मैं उसके जस्ट बगल में उससे बहुत छोटी लकीर खींच दूंगी, तो उस छोटी लकीर के रिस्पेक्ट में वो लकीर तो बड़ी हो जाएगी। बात समझ आ रही है? तो कोई चीज़ छोटी है कि बड़ी है, लंबी है कि चौड़ी है, वो किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में ही हम बता सकते हैं कि वो कैसी है। इंडीड वास्तव में टू परफेक्टली एक्यूरेट, इस चीज़ को ज़रा ध्यान से समझना बच्चों, टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स विल नॉट कंटिन्यू टू शो द सेम टाइम इफ दे come together again after a journey of one of them has been moving very fast relative to the other। अगर दो घड़ियों को जो अभी एकदम एक समान चल रहे हैं, एक समान टाइम दे रहे हैं, दो अलग अलग ट्रेन में रख दिया जाए जिसमें एक ट्रेन की स्पीड दूसरे ट्रेन से ज़्यादा है, तो जब घड़ियों को निकाला जाता है, जब एक वक्त पे दोनों को सामने रखा जाता है, तो दोनों जो है वो सेम टाइम नहीं बताएंगे।
तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा रिलेटिविटी की वजह से होता है। फ्रॉम दिस follow the world's most famous formula which describes the relationship between mass and energy। और इनका जो थ्योरी जो है उसके तहत दुनिया का सबसे फेमस फार्मूला को डिस्क्राइब किया गया, निकाला गया, उस पर डिस्क्रिप्शन दिया गया। वो क्या था? रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी। मास और एनर्जी में क्या रिलेशन है? मास मतलब कि उसका वेट, एंड एनर्जी यू नो ताकत, ऊर्जा। तो इन दोनों के बीच क्या रिलेशन है उसको समझा गया उनके थ्योरी के तहत। तो E=mc², ये बहुत ही बच्चों फेमस ये फॉर्मूला है, और इसको आप लोग जब भी फिजिक्स पढ़ना तो ज़रा अच्छे से समझना, ध्यान से समझना कि है क्या चीज़, ठीक है ना। देखो एक जो अच्छा स्टूडेंट होता है ना, वो जब भी कोई चीज़ पढ़ता है, चाहे वो इंग्लिश पढ़े, साइंस पढ़े, मैथ्स पढ़े, तो आपको हर एक जो पॉइंट जो होता है ना उस पर एकदम ध्यान से सोचना होता है, उसको समझना होता है, तो तब आप उसमें बहुत अच्छा कर सकते हो। इन दिस मैथमेटिकल इक्वेशन, इस मैथमेटिकल इक्वेशन में E स्टैंड्स फॉर एनर्जी। E जो है वो किसके लिए है? एनर्जी के लिए है, ताकत के लिए है। M फॉर मास, मास के लिए है M, एंड C फॉर द स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम अबाउट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो C क्या है? आपका स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की स्पीड है किसमें? वैक्यूम। यू नो वैक्यूम एक ऐसी जगह जहाँ कुछ भी नहीं हो, जैसे अभी हमारे क्लासरूम में, अभी अगर हम लोग क्लास में बैठे रहते हैं, अभी तो खैर अपने अपने घर में आप लोग बैठे हो, तो क्लासरूम में बैठे रहते हैं, आप घर में भी हो तो उसको आप लोग वैक्यूम नहीं कह सकते, क्योंकि वहाँ हवा तो है ना। लेकिन साइंटिस्ट जो हैं वो कुछ उस तरह का एरिया तैयार कर देते हैं, कुछ इस तरह का जगह तैयार कर देते हैं जहाँ से हवा को भी निकाल दिया जाता है। तो वहाँ पे जहाँ पे कुछ नहीं है, सिर्फ वैक्यूम है, तो वहाँ पे लाइट की स्पीड सबसे ज़्यादा होती है, मैक्सिमम होती है, और कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पे अल्बर्ट आइंस्टीन जो है वो रिलेटिविटी को थोड़ा सा समझाए हैं, मतलब एक लिटरेचर के लैंग्वेज में समझाए हैं, आप लोग देखिए अच्छा लगेगा। व्हेन यू सिट विथ अ नाइस गर्ल फॉर 2 आवर्स इट सीम्स लाइक 2 मिनट्स, व्हेन यू सिट ऑन अ हॉट स्टोव फॉर 2 मिनट्स इट सीम लाइक 2 आवर्स, दैट इज़ रिलेटिविटी। तो कितनी अच्छे तरीके से, मतलब एक लिटरेचर के लैंग्वेज में इन्होंने समझाया है कि होता क्या है, कि अगर आप एक खूबसूरत लड़की के साथ 2 घंटे बैठोगे तो आपको फील होगा कि अरे 2 ही मिनट तो गुजरा है, और आप अगर आपको बैठा दिया जाए गर्म तवे पे, स्टोव पे बैठा दिया जाए 2 मिनट के लिए, तो वो 2 मिनट आपके लिए कैसा गुजरेगा बच्चों? तो 2 घंटे के जैसा गुजरेगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिलेटिविटी बोलते हैं। ओके, हाँ। While Einstein was solving the most difficult problems in physics, जब आइंस्टीन बहुत ही अपना मुश्किल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे फिजिक्स में, his private life was unraveling। तो उनका जो प्राइवेट लाइफ जो है वो अनरावलिंग मतलब स्ट्रेट टू फेल, मतलब कुछ उनके प्राइवेट लाइफ में, उनकी पर्सनल ज़िंदगी में कुछ उथल पुथल चल रहा था, कुछ खराबी चल रही थी। क्या खराबी चल रही थी भाई, ज़रा समझा जाए, पढ़ा जाए। अल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मिलेवा राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडीज़। अल्बर्ट जो है जाहिर सी बात है मोहब्बत में पड़े हैं तो शादी भी तो करना चाहेंगे, वो शादी करना चाहते थे मिलेवा से अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट करने के बाद। बट हिज मदर वॉज अगेंस्ट इट, लेकिन उनकी माँ जो है, साइंटिस्ट की माँ, अल्बर्ट आइंस्टीन की माँ जो है वो इसके खिलाफ थी। क्यों खिलाफ थी? शी थॉट मिलेवा who was 3 years older than her son। उनको क्या लगता था कि सास को क्या लगता था कि भाई ये लड़की तो मेरे बेटे से 3 साल बड़ी है। अब कोई भी माँ तो चाहेगी नहीं कि मेरे बेटे की शादी बड़ी लड़की से हो, कोई भी माँ नहीं चाहेगी। तो ये भी माँ नहीं चाहती थी कि भाई बड़ी लड़की से शादी क्यों हो, और एक तो बड़ी थी और दूसरा क्या क्या मसला था सासू माँ को, ज़रा देखा जाए। was too old for him, तो बड़ी थी तो जाहिर सी बात है उसके लिए ज़्यादा बड़ी है, मतलब टू ओल्ड फॉर हिम उसके लिए बहुत ज़्यादा बड़ी है, नहीं चलेगी। शी वॉज ऑल्सो बोदर्ड बाय मिलेवा इंटेलिजेंस, सासू माँ को उसकी इंटेलिजेंस से भी प्रॉब्लम था। मिलेवा जो थी अच्छी खासी, मतलब ज़्यादा ही इंटेलिजेंट थी, ज़्यादा ही डिग्री हासिल की थी, तो उनको क्या लगा कि उनको इस बात से भी प्रॉब्लम था, बोदर्ड थी, वो परेशान थी कि बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी है भाई। शी इज़ अ
बुक लाइक यू, तुम भी एक किताब ही हो और वो भी तुम्हारे जैसी किताब है, मतलब कि तुम भी पढ़ाई की ही दुनिया के हो और वो भी आएगी तो वो भी पढ़ाई की ही दुनिया की होगी। तो मेरा गॉसिप किससे चलेगा? हिज मदर सेड आइंस्टीन पुट द वेडिंग ऑफ। अब जब बेटे को लगा कि माँ को पसंद नहीं है तो उसने क्या किया कि शादी को कुछ दिनों के लिए टाल दिया। द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903। लेकिन अब तो टाल दिया गया था सिर्फ शादी को, लेकिन फाइनली जो शादी है वो कब हो गई? जनवरी 1903 में शादी हो गई। एंड हैड 2 सन्स, और उनके 2 बेटे भी हुए। बट अ फ्यू ईयर्स लेटर, लेकिन कुछ ही साल बाद, द मैरिज फाल्टर्ड। शादी के कुछ ही साल बाद जो थोड़ी उसमें फैल्टर्ड आ गई। फैल्टर्ड का क्या मतलब होता है? बिकम वीक। शादी का जो रिलेशनशिप था, उनका बंधन जो था वो थोड़ा कमज़ोर पड़ने लगा। भाई क्यों कमज़ोर पड़ने लगा? मिलेवा मीनवाइल वॉज लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउसवाइफ। अब बेचारी ये भी शुरू से पढ़ाई वाले ही फील्ड में थी, इसका भी कुछ एम्बिशन था कि मुझे कुछ बनना है। शादी इसकी हो गई तो इसका थोड़ा सा इसको ब्रेक लग गया क्योंकि बच्चों में इन्वॉल्व हो गई, तो ये एक अनहैप्पी हाउसवाइफ बन के रह गई थी। बहरहाल इसको थोड़ा सा सब्र करना चाहिए था, थोड़े दिनों के बाद वक्त अच्छे हो जाते तो आइंस्टीन इसके तरफ भी ध्यान देते ही। ओके चलो, उनका पर्सनल लाइफ था हम लोग। आफ्टर ईयर्स ऑफ कॉन्स्टेंट फाइटिंग, कुछ दिनों तक लगातार, कॉन्स्टेंट मतलब कि फाइटिंग उनका होता रहा। मतलब फाइटिंग का मतलब ये नहीं कि एक दूसरे के ऊपर वो फिजिकली फाइट करते थे, उनके मनमुटाव चलता रहा। द कपल फाइनली डाइवोर्स्ड इन 1919। तो लगभग कितने साल की उम्र में? लगभग 16 साल तक चला उनकी शादी जो है सक्सेसफुल 16 साल तक चली, और 1919 में वो उन्होंने फाइनली डाइवोर्स ले लिया। आइंस्टीन मैरिड हिज कज़िन एल्सा द सेम ईयर, और उसी साल, जिस साल डाइवोर्स हुआ उसी साल उन्होंने अपनी कज़न से, एल्सा से शादी कर ली। आइंस्टीन्स न्यू पर्सनल चैप्टर कोइंसाइडेड विथ हिज राइज टू वर्ल्ड फेम। तो इनका जो चैप्टर जो अपना वो साइंस में जो दे रहे थे, जो अपनी थ्योरी सबका जो चैप्टर वगैरह दे रहे थे, वो भी साथ साथ फेम, दुनिया में जो फेम वो हासिल कर रहे थे, उनका जो नाम है वो दुनिया में बढ़ता जा रहा था। इन 1915 ही हैड पब्लिश्ड हिज जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। 1915 में उन्होंने पब्लिश किया अपने थ्योरी को, जनरल जो थ्योरी था उनका रिलेटिविटी की, उन्होंने पब्लिश किया। विच प्रोवाइडेड अ न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी, जिसने ग्रेविटी का भी एक अलग तरह का इंटरप्रिटेशन दिया। इंटरप्रिटेशन मतलब एक अलग सिद्धांत, एक अलग थ्योरी प्रस्तुत किया। एन इक्लिप्स ऑफ द सन इन 1919 ब्रॉट प्रूफ दैट इट वॉज एक्यूरेट। और 1919 में जो इक्लिप्स लगा था, जो सूर्य ग्रहण लगा था, उसने उनकी थ्योरी को प्रूफ कर दिया कि ये एक्यूरेट है, मतलब कि सही है। आइंस्टीन हैड करेक्टली कैलकुलेटेड इन एडवांस। आइंस्टीन जो है वो एकदम सही तौर पे कैलकुलेट कर लिए थे, एडवांस में ही, मतलब कि पहले ही कैलकुलेट कर लिए थे, द एक्सटेंट टू विच द लाइट फ्रॉम फिक्स्ड स्टार्स वुड बी डिफ्लेक्टेड थ्रू द सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड। किस चीज़ का उन्होंने कैलकुलेशन शुरू में ही कर लिया था कि सूरज की जो रोशनी है वह दूसरे स्टार्स से होके जब सन की ग्रेविटेशनल फील्ड में पहुंचती है तो थोड़ी डिफ्लेक्ट हो जाती है। देखो बच्चों, जो भी चीज़ हम देखते हैं वो रोशनी की वजह से देखते हैं, और रोशनी की जो अपनी स्पीड होती है वह जो होती है वह सब किस पे डिपेंड करती है? डेंसिटी पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो जैसे वैक्यूम में सबसे ज़्यादा स्पीड होती है आपकी लाइट की, क्योंकि उसमें डेंसिटी ना के बराबर हुई, क्योंकि हवा है ही नहीं। तो डिफ्लेक्ट का मतलब होता है रास्ते से अलग हट जाना। तो अलग अलग जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगा, स्टार्स का के आसपास का फील्ड अलग होगा, सन का ग्रेविटेशनल फील्ड सब अलग होगा, डेंसिटी सब अलग होगी। तो लाइट की जो स्पीड होगी वो डिफ्लेक्ट कर जाएगी, मतलब लाइट जिस रास्ते से अपनी आएगी वो थोड़ी सी कहीं से घूम जाएगी, मुड़ जाएगी फील्ड बदलने से। इस चीज़ को आपको थोड़ा सा मैं नॉर्मल तरीके से समझाती हूँ, उतना अच्छा से आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता होगा। जैसे आप लोग सपोज़ कर लो कि एक शीशे के गिलास में आप पानी रखो, आधा गिलास पानी रखो,
ठीक है। उसमें आप एक स्पून डाल दो, आपको लगेगा कि वो जो स्पून है थोड़ी सी तिरछी हो गई है, लेकिन क्या सचमुच वो स्पून तिरछी हुई है? नहीं ना, लेकिन वो आपको दिख रहा है कि तिरछी है। भाई क्यों दिख रहा है? सब लाइट का कमाल है कि लाइट जो आपकी जो ऊपर में जो लाइट जो ट्रैवल कर रही है हवा में, उसकी स्पीड मतलब ज़्यादा है, वैक्यूम से थोड़ी सी कम होगी। लेकिन जैसे ही लाइट आपकी पानी में जाएगी तो उसकी स्पीड और ज़्यादा कम हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। तो स्पीड का जो वेरिएशन हुआ उसकी वजह से उसका जो रास्ता है, पाथ जो है वो डेविएट हो जाएगा, बदल जाएगा, जिसकी वजह से वो अलग दिखेगा आपको। द न्यूज़पेपर्स मतलब कि वो स्पून जो है वो थोड़ी सी मुड़ी हुई दिखेगी। द न्यूज़पेपर्स प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज अ साइंटिफिक रिवोल्यूशन। न्यूज़पेपर्स ने क्या प्रोक्लेम्ड किया, क्या घोषणा की कि इनका जो काम है वह साइंस की दुनिया में क्रांति लेके आया है, एकदम धूम मचा दिया है, साइंटिफिक रिवोल्यूशन हो गया है, क्रांति आ गई है साइंस की दुनिया में। आइंस्टीन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज़ फॉर फिजिक्स इन 1921। 1921 में आइंस्टीन ने क्या रिसीव किया? नोबेल प्राइज़ रिसीव किया। किस फील्ड में? फिजिक्स के फील्ड में। तो नोबेल प्राइज़ आप लोग को तो पता ही है बच्चों, ये वर्ल्ड लेवल का प्राइज़ होता है। ही वॉज शॉवर्ड विथ ऑनर्स एंड इन्विटेशंस फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड लाउडेड बाय द प्रेस। पूरी दुनिया से उन्हें सम्मान मिल रहा था, इन्विटेशन मिल रहा था कि भाई मेरे पास आओ, ज़रा लेक्चर दे दो। और पूरा जो प्रेस है, जितने भी न्यूज़पेपर थे उन्हीं से लाउडेड थे, उन्हीं से पूरे भरे हुए थे। तो अब अगर आज के ज़माने में उस तरह की फेमस अगर किसी को फेम अगर हासिल होती किसी को, तो कहाँ पे सब क्या लाउडेड हो जाता है एकदम। पूरा न्यूज़पेपर तो होता ही, पूरा आपका ट्विटर से लेके, फेसबुक से लेके, व्हाट्सएप से लेके सब एकदम भर जाता। तो उस ज़माने में चूँकि ये सब चीज़ तो नहीं थी, तो जाहिर सी बात है कि न्यूज़पेपर वगैरह ही पूरा लाउडेड होगा। ओके, नेक्स्ट कम। When the Nazis come to power in Germany in 1933, जर्मनी में जब नाजिस जो हैं वह पावर में आए, आइंस्टीन इमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट। उस वक्त आइंस्टीन जो है वो यूनाइटेड स्टेट को निकल लिए थे, चले गए थे। 5 years later, 5 साल के बाद, द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन इन बर्लिन। बर्लिन में, जो कि जर्मनी में ही है बच्चों, तो किसकी खोज हुई? न्यूक्लियर फ्यूजन की खोज हुई। तो बच्चों न्यूक्लियर, दो टर्म होता है, न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूज़न। ये दोनों ही जो रिएक्शन जो होते हैं वह किसके मैन्युफैक्चर के लिए ज़रूरी होते हैं? वो होता है एटॉमिक बम के लिए, ठीक है ना। तो आप लोग ये सारी चीज़ें आपको साइंस में मिलेंगी, फिजिक्स के चैप्टर में मिलेगा ये सभी टर्म्स। उस वक्त आप लोग एकदम ध्यान से समझना इस चीज़ को, इसका डेफिनेशन को ध्यान से पढ़ना कि होता क्या है। हैड अमेरिकन फिजिसिस्ट इन एन अप्रोर। तो जब बर्लिन में डिस्कवरी हो गया था न्यूक्लियर फिजन का, तो अमेरिकन फिजिसिस्ट जो थे वो अप्रोर हो गए थे, मतलब कि अपसेट हो गए थे भाई कि उन्होंने खोज कर लिया, अभी हम लोग खोज करना बाकी ही है। मेनी ऑफ देम हैड फ्लीड फ्रॉम फासिज्म। बहुत से लोग जो हैं फासिज्म से निकल लिए थे। जस्ट एज आइंस्टीन हैड, आइंस्टीन भी वहाँ से हट ही गए थे। एंड नाउ दे वर एफ्रेड द नाजिस could build and use an atomic bomb। और सभी लोग जो हैं वे लोग डरे हुए थे, किससे? नाजिस से, मतलब जर्मनी वालों से। क्यों डरे हुए थे? कि उन्होंने न्यूक्लियर फिजन का डिस्कवरी कर लिया है। तो हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना एटॉमिक बम जो बनते हैं वो उसी रिएक्शन पे बनते हैं, तो हो सकता है कि वो लोग उसको बना लें और उसको एटॉमिक बम को बना भी लें और उसको यूज़ भी कर लें। तो इस चीज़ को लेके वो लोग डरे हुए थे। एट द अर्जिंग ऑफ अ कुलिग, एक कुलिग के समझाने के बाद, आइंस्टीन रोट अ लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट। आइंस्टीन ने अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास एक लेटर लिखा, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। तो उस वक्त प्रेसिडेंट कौन थे? अच्छा बच्चों, जीएस का एक ये क्वेश्चन भी आता है कि जब हिरोशिमा और नागासाकी पे एटॉमिक बम गिराया गया था तो उस वक्त अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन थे? तो कौन थे बच्चों? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। तो आइंस्टीन जो है वो प्रेसिडेंट के पास लेटर लिखते हैं ऑन 2 अगस्त 1939, इन विच ही वार्न्ड, जिसमें ये क्या वार्न करते हैं? अ सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप। किस टाइप के? जो जर्मनी में जो न्यूक्लियर फिजन की डिस्कवरी हो गई थी तो उनको अंदेशा था कि हो सकता है कि वो लोग बम बना लेंगे। तो बम बनाने के बाद उसका एक्सपेरिमेंट वो लोग कहाँ करते हैं? समुद्री एरिया में करते हैं, पोर्ट वाले एरिया में, बंदरगाह वाले क्षेत्र में करते हैं उसका एक्सपेरिमेंट।
तो आइंस्टीन जो है इनको आगाह करते हैं कि इस तरह का एक सिंगल बम जो है एक्सप्लोडेड इन अ पोर्ट, अगर पोर्ट पे एक्सप्लोड कर दिया गया, उसको विस्फोट कर दिया गया, माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय द होल पोर्ट, पूरी संभावना है कि वह पूरे पोर्ट को तबाह कर देगा, टुगेदर विद सम ऑफ द सराउंडिंग टेरिटरी। पोर्ट को तो तबाह करेगा ही, साथ साथ सराउंडिंग टेरिटरी, साथ साथ उसके आसपास के जितने भी क्षेत्र होंगे, एरिया होंगे, सबको तबाह व बर्बाद कर देगा। हिज वर्ड्स डिड नॉट फेल टू हैव एन इफेक्ट। तो उनका जो वर्ड है वह फेल नहीं हुआ इफेक्ट छोड़ने में। इफेक्ट किया, क्या इफेक्ट किया? द अमेरिकन डेवलप्ड द एटॉमिक बॉम्ब इन अ सीक्रेट प्रोजेक्ट ऑफ देयर ओन। अब अमेरिकन तो अपसेट थे ही, उधर फिजिसिस्ट जो थे अपसेट तो थे ही कि भाई वो लोग बना लिए हैं, हम लोग पीछे हैं। तो ये लोग उसी वक्त से लग गए थे काम करने पे, एटॉमिक बम वो लोग भी अपना जो है खामोशी से तैयार कर लिए थे। एंड ड्रॉप्ड इट ऑन द जापानीज सिटीज़ ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी इन अगस्त 1945। और उन्होंने अमेरिका वालों ने क्या किया? जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पे एटम बम गिरा दिया। कब? 1945 में। आइंस्टीन वॉज डीपली शैकन बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन। आइंस्टीन जो है वह इस डिस्ट्रक्शन से, इस इतने बड़े लेवल पे जो तबाही हुई थी उससे बहुत ही ज़्यादा एकदम हिल गए थे। तो आप लोग भी तो जानते ही ना बच्चों कि 1945 में जो बम गिराया गया था, तो उसका जो इफ़ेक्ट है वो अब तक दिख रहा है। अब तक वहाँ पे जो बच्चे जो पैदा होते हैं वो मेंटली फिज़िकली चैलेंज पैदा होते हैं, एबनॉर्मल पैदा होते हैं, कोई नॉर्मल, कुछ ही नॉर्मल होते हैं बस। दिस टाइम ही रोट अ पब्लिक मिसिव टू यूनाइटेड नेशन। पब्लिक मिसिव का क्या मतलब होता है बच्चों? मिसिव मीन्स अ लॉन्ग लेटर, स्पेशली लॉन्ग एंड ऑफिशियल। ऑफिशियल भी होता है और थोड़ी लंबी चौड़ी लेटर्स होती है। तो उन्होंने यूनाइटेड नेशन को एक लेटर लिखा। और बच्चों ये यूनाइटेड नेशन क्या होता है? यूनाइटेड नेशन जो होता है एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है जो पूरे वर्ल्ड लेवल पे दूसरे जो कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर अपना कमांड रखता है कि एक कंट्री जो है दूसरे कंट्री के ऊपर किसी तरह की कोई तबाही व बर्बादी न करे। तो इन्होंने यूनाइटेड नेशन के पास लेटर लिखा। इन इट ही प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ अ वर्ल्ड गवर्नमेंट। तो उन्होंने क्या एक प्रपोजल रखा कि एक वर्ल्ड गवर्नमेंट का निर्माण किया जाए, फॉर्मेशन किया जाए। मतलब कि पूरी कंट्री की तो अपनी गवर्नमेंट होती ही है, लेकिन एक वर्ल्ड गवर्नमेंट भी होनी चाहिए जो पूरी दुनिया को गवर्न करे। कोई भी मुल्क, कोई भी कंट्री किसी दूसरे कंट्री के ऊपर इस तरह से बम ना गिरा दे। इस तरह से तो पता चलेगा कि फिर वो रिएक्शन में गिरा दिया उस मुल्क पे तो कोई कंट्री ही नहीं बचेगा, सारी कंट्री तबाह हो जाएगी। अनलाइक द लेटर टू रूसवेल्ट, दिस वन मेड नो इम्पैक्ट। तो जो लेटर जो लिखा गया था रूसवेल्ट के पास, उस तरह से इसका भी कोई उतना इम्पैक्ट नहीं हुआ, प्रभाव नहीं हुआ। बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड, लेकिन अगले 10 सालों में, 10 सालों के बाद। अच्छा बच्चों, डिकेड क्या होता है? डिकेड, सेंचुरी तो आप लोग को मालूम है ना, सेंचुरी क्या होता है? सेंचुरी का मतलब कि 100 साल या 100। डिकेड का मतलब होता है 10 साल, ठीक है ना। जैसे हमारा अभी ये जो चल रहा है 2020 जो चल रहा है, तो ये आप ये डिकेड कंप्लीट कर लिया। इसके बाद से जो हमारा 21 चलेगा, 21 से लेके जो हमारा 30 तक जाएगा वो पूरा एक डिकेड हो जाएगा। मतलब 10 साल का जो सेट होता है उसे हम लोग कहते हैं डिकेड। जैसे 100 साल का सेट जो होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? सेंचुरी। उसी तरह से आइंस्टीन गॉट ओवर मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स। वह अब क्या हो गए थे कि पॉलिटिक्स में कुछ ज़्यादा ही इन्वॉल्व हो गए थे। एजिटेटिंग फॉर एन एंड टू द आर्म्स बिल्ड अप एंड यूजिंग हिज पॉपुलरिटी टू कैंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी। वह बहुत ही एजिटेट थे। एजिटेट का मतलब कि एकदम बेचैन थे कि ये जो आर्म्स इधर उधर बन रहा है, एटम आर्म्स मतलब हथियार के सेंस में है बच्चों। यहाँ पे जो एटम बम बन रहा है, आर्म्स हथियार जो बन रहे हैं, ये जो बन रहे हैं, इससे कितनी ज़्यादा बड़े लेवल पे जो तबाही हो सकती है, उससे वो बहुत ज़्यादा एजिटेट थे। इस वजह से उन्होंने अपनी पॉपुलरिटी और कैंपेन जो है वो किस एरिया में लगाया? अपनी पॉपुलरिटी को इन्होंने यूज़ किया पीस के लिए और डेमोक्रेसी कायम करने के लिए उन्होंने अपनी पॉपुलरिटी को यूज़ किया। When Einstein died in 1955 at the age of 76,
जब आइंस्टाइन की मौत हुई 1955 में, जब उनका एज कितना था, 76 ईयर था, ही वॉज सेलिब्रेटेड एज अ विजनरी एंड वर्ल्ड सिटीजन एज मच एज अ साइंटिफिक जीनियस। तो उस वक्त ये याद किए जा रहे थे एक विजनरी के तौर पे, एक दुनिया के नागरिक के तौर पे, साइंटिस्ट, साइंटिफिक जीनियस के तौर पे तो ये याद किए ही जा रहे थे, क्योंकि साइंटिस्ट तो थे ही, ये बहुत बड़ी बड़ी इन्होंने थ्योरीज दी थी। तो एक साइंटिस्ट के नाम के साथ साथ ये एक विजनरी, मतलब कि जो बहुत आगे तक का सोचे, पीस के बारे में सोचे, दुनिया में शांति कायम करने के बारे में सोचे, तो उस नाम से और एक वर्ल्ड सिटीज़न के नाम से ये जाने अपने उस वक्त वो जाने गए। तो बच्चों, लेसन कैसा लगा आप लोगों को? इंटरेस्टिंग लगा ना? ओके, ऑन ग्रुप आई विल गिव यू होमवर्क। ओके।